सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स आप लोगों के सामने अभी पेपर जो खुला है अभी अभी आपका जो एस्टेट लेवल 3 का अर्थात आपका पीजीटी का जो पेपर हुआ है उसी पेपर का जो 15 नंबर की आपकी हिंदी आई थी मैं उसी को सोल्व करवा रहा हूं। और सोल्व करवाने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आगे आने वाला जो कल आपका टीजीटी का और पीआरटी का जो पेपर है उसमें बहुत कुछ ये मदद करेगा। नहीं तो सीधे आंसर डाल करके मैं आप लोगों के पास आप सभी स्टूडेंट्स के पास भेज सकता था। तो हमारी जो फ्री कोचिंग चली हुई थी उन बच्चों को मैंने ये बहुत सारे सवाल इसमें करवाए थे, तरीका सारा बताया था। उम्मीद चलिए क्योंकि आप बड़े बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी मैं ये पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। कुछ बातें साथ की साथ बता रहा हूँ। सबसे पहला जो सवाल है आपका, आइए देखते हैं 31वां सवाल। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत छांटना था। पहला, किसी कथा के अंतर्गत जब दूसरी कथा बीच में आ जाती है उसको अंतः कथा कहा जाता है, उसको अंतर कथा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिकार संपन्न जो शासक या अधिकारी होता है उसको अधिनायक कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और बिना किसी प्रयास के अगर आपको कोई अचानक ही कोई चीज मिल जाती है उसको अनायास कहते हैं, अन जमा आयास। तो ऐसे में ये आपका अनायास बनेगा। आपका थर्ड ऑप्शन असंगत है भाई, जिसे शाप दिया गया हो उसको अभिशप्त कहते हैं। तो 31 में जो सवाल है उसका सीधा सा मतलब नंबर 3 होगा। उसके बाद आइए हम 32वें सवाल के ऊपर चलते हैं। और 32वां जो सवाल है आपका वो है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आ उपसर्ग इसमें केवल एक में ही है, सीधा मतलब है। मैंने बार बार बताया था उपसर्ग और प्रत्यय में से आएंगे। मैंने 50 सवाल भी आप लोगों को अभी करवाए थे, उन्हीं में से है। यानी कि आपने सार्थकता देखनी थी। लंबित कोई घटना मतलब कोई काम आपका लंबित हो जाए उसके आगे आ लग जाता है तो आलंबित बन जाता है। आपका नंबर 3 ऑप्शन सही होगा। और जो 33वां सवाल है, यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस में होना चाहिए था यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, ये कोई बिल्कुल गलत है। अगला, मैंने उनका धन्यवाद किया, ये बिल्कुल सही है, यही आपका ठीक था। शुद्ध छांटना था, कृपया और कृपा 2 बार आने की जरूरत नहीं थी। और इसमें सभी जो है वो फालतू का शब्द है। हम में मानवीय दुर्बलताएं हैं, ये इसमें सभी में सभी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 33वां सवाल। उसके बाद हम चलते हैं 34वें सवाल पे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपने चुनना था जिसमें संख्या का मतलब गणनीय संज्ञा होनी चाहिए। पहला जो सेंटेंस है उसमें वर्षा संज्ञा थी और उसके अंदर अधिक जो है वो अनिश्चित तो है लेकिन वर्षा जो है गणनीय गिनी नहीं जा सकती। दूसरे में नमक को गिना नहीं जा सकता। तीसरे में काम को गिना नहीं जा सकता। चौथे में देशों की संख्या गिनी जा सकती है, ये गणनीय संज्ञा है देश। और सारे जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था, सारे। तो इसका मतलब नंबर 4 जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आइए हम चलते हैं 35वें सवाल के ऊपर। और ये है आपका 35वां सवाल जिसको मैं हल कर रहा हूँ। इसमें था कि आपने अव्ययभाव समास का, एक बार इसको मैं इधर लगा देता हूँ, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल 2-3 दिन पहले भी पूर्वक शब्द आया था, कुशलता पूर्वक या कुछ ऐसा आपका वर्ड आया था, उसमें हमने बताया भी था। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 36वां जो सवाल है आपका, एक बार देखें इसको। 36वां, इसमें आपको सकर्मक क्रिया छांटनी थी। मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया था कि क्रिया से किसने पूछिए कर्ता आएगा और किसको पूछिए कर्म आएगा और वो आपका मुख्य कर्म होगा। और अगर मुख्य कर्म नहीं होगा, वो गौण कर्म होगा। अगर क्या पूछोगे क्रिया से तो जो उत्तर आएगा वो आपका मुख्य कर्म होगा और वो क्रिया के बिल्कुल पास होगा। ये बातें मैंने आपको बताई भी थी। एक बार दोबारा सा आप चौथे ऑप्शन को देखिए, सीधा मैं उत्तर के ऊपर आ रहा हूं। खिलाई एक क्रिया है, खिलाई एक क्रिया है, खिलाना क्रिया है। किसने खिलाई, ये कर्ता आ गया, बहन ने खिलाई। किसको खिलाई, भाई को खिलाई, ये गौण कर्म है जो हमेशा क्रिया से दूर होता है। और उसके बाद क्रिया के बिल्कुल पास होता है वो मुख्य कर्म होता है। और आपकी क्रिया के साथ क्या उत्तर लगाने से उसका उत्तर मिलता है, वो कर्म होगा मुख्य। इसमें 2 कर्म थे, तो खिलाई
मतलब क्या खिलाई, मिठाई खिलाई। सीधा सा मतलब है आपका नंबर 4 सही होगा। इसमें मिठाई जो है वो मुख्य कर्म है, क्रिया के पास है, भाई इसमें गौण कर्म है, क्रिया से दूर है, और ये उत्तर आपको देगा जब आप इससे किसको पूछोगे और क्या पूछोगे तो आपका मुख्य कर्म आएगा। तो चलिए 36वां जो सवाल है, ये इस तरह का सवाल आपके अगले 2 पेपरों में आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया है जिन लोगों ने कल ये पेपर देना है। अगला जो सवाल है आपका 37वां, एक बार देखिए 37वें सवाल में है इल प्रत्यय नहीं है। क्लियर तौर पे मरियल में ईयल प्रत्यय है, इसमें ईयल प्रत्यय है, ईयल। लेकिन ध्यान दीजिए उर्मिल में भी केवल ल प्रत्यय है। उर्मी जिसका मतलब लहरें होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को करवाया था इसका, मैं आपको किसी ने अगर ऑब्जेक्शन भी डालना, हालांकि सभी ने मरियल किया होगा, लेकिन एक दो ऐसा भी कैंडिडेट हो सकता है जिसका ये तो होने से मरियल तो गलत होने से रहा। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन डालना है तो उर्मी जमा में ल से उर्मिल शब्द बनेगा, और उर्मी लहरों को कहते हैं, उर्म का मतलब कुछ नहीं होता। तो ऐसे में आपके इसके 2 उत्तर हो सकते हैं। तो ऐसे में आप इसका जो उत्तर सही करके जाएंगे वो मरियल होगा। सही मायने में तो आपका बी उत्तर ही ठीक है, जिसने ये कर रखा है वही ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन डालने के लिए अगर किसी ने डालना भी है तो उर्मिल में भी ल प्रत्यय होगा, ना कि इल। चलिए हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। 38वां जो सवाल है, इस सवाल के अंतर्गत पूछा गया है कि समास की दृष्टि से असंगत भय से भीत, भय से भीत, तो इसका मतलब है तो इसमें भी करण, लेकिन ये अकेला है। भय के अर्थ में हमेशा मैंने बताया भी था क्लास में सिंघात विभेषी, तो इसका मतलब इसके अंतर्गत आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद आइए हम 38वें सवाल को करते हैं एक बार। 38वां सवाल ये हो चुका है आपका, ए ऑप्शन आएगा, बाकी सभी में ठीक है। समाहार द्वंद्व ठीक है, अपादान ठीक है, स्वर्ग को गत आपका कर्म तत्पुरुष भी ठीक है। चलिए हम इससे अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न है वो कहाँ गए भाई, अगले आ जाओ। अगला आपका ये आ गया। चलिए इनको भी मैं एक बार हल कर देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम इसको एक बार बड़ा कर देते हैं और बड़ा करके इन सवालों को एक बार हल करने की कोशिश। जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो जातिवाचक बन जाती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है जब वो बहुवचन में प्रयोग होती है। जैसे आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है, सीधा सा मतलब जातिवाचक होगी, क्योंकि पढ़ाइयाँ जो है, पढ़ाई अकेला होता तो भाववाचक होता, और ये यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि जातिवाचक बन गया। हमने जातिवाचक संज्ञा जिसमें नहीं है वो छांटना है। अगला ऊंचाइयाँ दूसरे में फिर आपका बहुवचन में आ गया। कभी कभी बुराइयाँ फिर और अच्छाइयाँ ये फिर बहुवचन में हो गया। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऊंचाई एक भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 40वां आपको असंगत छांटना था। लंबा का उल्टा मोटा नाटा होगा, बिल्कुल सही है। अभिग का अनभिग होगा। बहुत सारे लोग इसके अंतर्गत उलझे होंगे। अभिग, अभिग के साथ अभिग है, ये अभिग है। मैंने बहुत बार आपको जब भी उपसर्ग सिखाए हैं कि इसके आगे संस्कृत का अन उपसर्ग लगेगा, अन, अन अभिग, मतलब जो जानकार होता है वो अभिग होता है, भिग नहीं, अभिग होता है जो जानकार होता है। अनभिग मतलब इस नए के अंदर ये ए पूरा कर देगी और ये अनभिग बन जाएगा। तो ये आपका जो है हमने असंगत छांटना था, ये तो ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है भाई, और विराग का अनुराग होता है। तो आपका सही जो उत्तर इसमें होगा असंगत है ये। सत्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसके अंतर्गत ये आपका उत्तर होगा। आइए हम 41वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें व्यंजन संधि का कहाँ प्रयोग नहीं है? सीधा सा मतलब है चित्त, पहले में चित्त जमा में आभास है, इसमें व्यंजन है, एक साइड में व्यंजन हो गया तो। वाक जमा ईश्वर है, क हलंत हो गया, एक साइड में व्यंजन हो गया तो व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन में ही तत् जमा में अर्थ है, तत्, इसके अंतर्गत भी पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है। तो इसका मतलब इनमें तो था। चौथा मैं कई बार करवा चुका हूँ, तिरह जमा में हित, आपके पेपर में भी आया था। पिछला पेपर जो मैंने सोल्व करवाया था, आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें ये शब्द करवाया था, तिरह जमा में हित।
इसके अंतर्गत आपकी विसर्ग संधि है। तो चौथा ऑप्शन आपका ठीक है। अगला वार्तनिक दृष्टि से आपको अशुद्ध छांटना है। पहला ऑप्शन मैंने बिल्कुल पेपर में करवा रखा है, आपका पेपर सोल्व करवा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है उसमें क्लियर तौर पे ये बहुत बार कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। अगर आप कल वाली चारों वीडियो आपने देखी हैं तो यहाँ दीर्घ संधि होगी मृत्यु जमा में उपरांत, उपरांत ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द बनेगा मृत्यु, मृत्यय, और ये ऊ मिलकर के बड़ी ऊ बन जाएगी मृत्युपरांत, ये शब्द बनेगा मृत्युपरांत। तो यहाँ पर ऊ को बड़ी की मात्रा होगी, मृत्यु नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन मृत्यु जमा उपरांत। उसके बाद चलिए हम 42 के बाद 43वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 43वां सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसको मैं एक बार नीचे ले आता हूँ। क्या कर रहा है भाई, तो मत दुखी कर, बहुत सारे लोग बड़ी बेसब्री से इस पेपर का इंतजार कर रहे हैं। पहला जो शब्द है आपका वो है गृहस्थ जमा में इक से गार्हस्थिक बनेगा। बहुत बार समझाया, इक प्रत्यय के प्रभाव आगे वाले शब्द के ऊपर डालता है, ये सही है। दिष्ट के साथ अगर इक प्रत्यय लगेगा दैष्टिक बनेगा, बिल्कुल सही है। अभिजात के साथ हालांकि आ जाता है अभिजात्य तो ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत यह प्रत्यय होता है ना कि कै, ध्यान दें। तो इसका मतलब आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है। अभिजात जमा य से अभिजात्य तो बनेगा, लेकिन त्य प्रत्यय नहीं होता, उसमें यह प्रत्यय होता है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका नंबर 44 और 45, दो बच गए। 44 का जो उत्तर आएगा वर्धकी नहीं होता, वर्धक से ई प्रत्यय लगा करके इसने वर्धकी बना दिया, लेकिन ये क्लियर तौर पे है कि छगी भी बकरी को कहते हैं, आजा भी बकरी को कहते हैं, और छेरी भी बकरी को कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद निजवाचक सर्वनाम युक्त, मैंने बताया था स्वयं लगा करके देखें उसके सामने, अगर सेंटेंस का अर्थ नहीं बदला तो सेकंड ऑप्शन होगा आपका लड़के खुद ही स्वयं ही चले जाएंगे, तो बी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार से आपके ये 45 के 45 है। एक बार मैंने समझाने की कोशिश इसलिए की है भाई दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल के पेपर में आपको आज का ये पेपर समझाया हुआ कल समझ में आए। तो आइए बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। कल सुबह वाला पेपर साथ के साथ करूं, अगर मेरे पास आ जाता है तो आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बीच में उस पेपर को सोल्व करवाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।